हेलो। अल्फाजों के दीवाने तो बहुत मिलेंगे, तलाश उसकी करना जो खामोशी पढ़ ले। आज योजना की ऑडियो सीरीज में हम लोग योजना का एक आर्टिकल है उसे देखेंगे। यह आर्टिकल है भारतीय पुलिस मूल्यांकन और स्वरूप, पुलिस सुधार। भारत में पुलिस का इतिहास परीक्षणों, त्रुटियों, उलटफेर एवं राजशाही सरकार की आवश्यकताओं और बदलती प्राथमिकताओं तथा संदर्भों का विवरण है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने पुलिस संगठन के बुनियादी ढांचे को बरकरार रखा, लेकिन पुलिस व्यवस्था की प्रकृति बदल गई। एक संस्था के रूप में आज जिस स्वरूप में मौजूद है उसे यह हासिल करने में कई शताब्दियां लगी है। भारत में यह व्यवस्था एक स्वतंत्र प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य करती है। हालांकि यह केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान विकसित हुई, जो काफ़ी हद तक मध्यकालीन युग के दौरान प्रचलित विभिन्न विशेषताओं का मिलाजुला रूप था और कुछ ब्रिटिश कानून और व्यवस्था की संरचना से लिया गया था। वर्तमान पुलिस प्रणाली में भी संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से औपनिवेशिक शासकों द्वारा प्रख्यापित विभिन्न अधिनियमों का प्रभाव है। पुलिस जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए राज्यों के प्रशासनिक तंत्र का एक हिस्सा होने के नाते सभ्य समाज की स्थापना के साथ अस्तित्व में आई। इसे देश शासक वर्ग का प्राथमिक अंग माना जाता था। पुलिस प्रशासन या नियमन के एक तंत्र को दर्शाती है, लेकिन अब इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर सिविल अधिकारियों के संगठित निकाय इंगित करने के लिए किया जाता है, जिसका विशेष कर्तव्य कानून और व्यवस्था का संरक्षण है। भारतीय पुलिस इतिहास को हमेशा ग्रामीण संस्थाओं के एक अपराधगम स्तर पर स्थापित साम्राज्य संबंधी अधिकारों के विस्तार और संकुचन के रूप में देखा जा सकता है। रचनाएं आई और गई, लेकिन गुण संबंधी कोई क्रमागत वृद्धि नहीं हुई। वर्तमान पुलिस प्रणाली में भी संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से औपनिवेशिक शासकों द्वारा प्रख्यापित विभिन्न अधिनियमों का प्रभाव है। भारत ने विरासत में मिली पुलिस संरचना को बनाए रखा और समेकित तथा विस्तारित किया। प्राचीन काल। भारत में प्राचीन काल में पुलिस धर्म, समुदाय और नैतिकता की संस्थाओं के साथ जटिल रूप से संवर्ती थी। भारत के प्राचीन ग्रंथों में कई संदर्भ हैं जो देश के खिलाफ अपराध का पता लगाने के लिए एक विशेष इकाई के अस्तित्व का संकेतक देते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें एक नगर पुलिस संगठन की झलक मिलती है। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस एक महत्वपूर्ण इकाई थी, जो सामान्य कल्याण के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त थी। भारत में स्वदेशी पुलिस प्रणाली का गठन पट्टेदारी और ग्राम समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी के आधार पर किया गया था। मध्यकाल। उत्तर भारत में मुस्लिम शासन 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ और पुलिस प्रणाली धीरे धीरे लेकिन तेजी से विकसित हुई, क्योंकि उसके अधीन जीते गए क्षेत्रों का विस्तार हुआ। सत्ता और राजनीतिक गतिविधि का केंद्र सुल्तान होता था। फौजदार को प्रांतीय स्तर पर आपराधिक न्याय प्रणाली का प्रमुख होने के नाते शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कोतवाल मजिस्ट्रेट होता था, पुलिस प्रमुख होता था, चौकीदार स्थानीय भूमि धारक या ग्राम प्रधान के अधीन ग्राम शांति और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। चौकीदारों को रखने का काम गांव स्वयं करते थे और उनके पारिश्रमिक का भुगतान फसलों के हिस्से से किया जाता था। औपनिवेशिक काल। जैसे जैसे भारतीय क्षेत्र पर अंग्रेजों की पकड़ मजबूत हुई, व्यापार और संपत्ति की सुरक्षा के मुद्दों के लिए किसी प्रकार की पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी। विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से और त्रुटियों से अंग्रेजों ने एक पुलिस तंत्र का गठन किया, जिसने भारत में उनके समूचे औपनिवेशिक शासनकाल में उनकी सेवा की। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में हिंसक अपराधों को दबाने और रोकने के उपाय के रूप में आपराधिक अदालतों की स्थापना की। 1792 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस प्रशासन को बड़े जमींदारों के अधिकार क्षेत्र से हटा लिया और उसके स्थान पर कंपनी के एजेंटों के प्रति जिम्मेदार पुलिस बल की स्थापना की। जिलों को विभाजित कर दिया गया था और प्रत्येक के लिए दरोगा कहे जाने वाले एक पुलिस अधिकारी को तैनात किया गया था। नगरों में कोतवाल पुलिस प्रशासन का प्रभारी बना रहा। हालांकि इन सुधारों से वांछित परिणाम नहीं मिले। 1857 में भारतीय समाज के कई वर्गों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाया था, जिसने अंग्रेजों को इस विशाल देश को नियंत्रित करने के लिए एक नियमित संस्था की अनिवार्य आवश्यकता का एहसास कराया। 1850 के दशक तक नागरिक पुलिस बलों के गठन का इरादा आंतरिक पुलिसिंग के लिए सेना पर निर्भरता के खतरे को कुछ हद तक कम करने के लिए किया गया था। सेना पर अत्यधिक निर्भरता महंगी भी पड़ती थी, इसलिए एक पुलिस बल की अवधारणा की गई जो पूरी आबादी में सत्ता का भय पैदा कर सके और रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में काम कर सके। 1860 में पुलिस आयोग गठित किया गया था। आयोग का उद्देश्य पुलिस विभाग को और अधिक प्रभावी तथा कुशल बनाने के लिए इसे पुनर्गठित करना था। आयोग ने सैन्य पुलिस को समाप्त करने और एकल वर्दी नागरिक पुलिस बल की स्थापना की सिफारिश की, जो प्रांतीय सरकार के अधीन हो। इसके परिणाम स्वरूप 1861 का पुलिस अधिनियम 5 लागू हुआ। यह वर्तमान भारतीय पुलिस का मूल आधार है। पुलिस अधिनियम 1861 16 मार्च 1861 को एक विधेयक पारित किया गया। 22 मार्च
1861 1861 को इसे भारतीय पुलिस अधिनियम के रूप में लागू किया गया। 1860 के पुलिस आयोग ने पुलिस संगठन के निम्नलिखित सिद्धांतों की स्थापना की। पहला है, सैन्य पुलिस को समाप्त किया जाना था और पुलिस को एक सिविल कांस्टेबल को सौंपा जाना था। दूसरा है, सिविल पुलिस को प्रत्येक प्रांत में एक महानिरीक्षक की अध्यक्षता में अपनी अलग प्रशासनिक संस्था की स्थापना करनी थी। तीसरा, महानिरीक्षक प्रांतीय सरकार के प्रति जिम्मेदार था क्योंकि अधीक्षक नागरिक कलेक्टर के प्रति जिम्मेदार था। चौथा है, अधीक्षक पर ग्राम पुलिस की निगरानी की जिम्मेदारी थी। महानिरीक्षक को जिला पुलिस अधीक्षकों द्वारा सहायता प्राप्त की जाती थी और उनकी सहायता के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक होते थे। अधीनस्थ पुलिस सेवा को भी पुनर्गठित किया गया और अधिकारियों को इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, सर्जेंट और कांस्टेबल के रूप में नामित किया गया। भारतीय पुलिस में पहली बार एक स्पष्ट आदेश और नियंत्रण के साथ एक संगठनात्मक पदानुक्रम को मजबूत किया गया था। अधिकारियों के उच्च पद विशेष रूप से यूरोपीय लोगों के पास थे और अधीनस्थ रैंकों पर भारतीयों की भर्ती की गई। हालांकि ऐसा पूरी तरह से नहीं किया गया था। अधिनियम की एक विशेषता ग्राम पुलिस व्यवस्था में सुधार पर जोर देना था, जो स्थानीय मजिस्ट्रेट की देखरेख और नियंत्रण में होना था। यह भी सिफारिश की गई थी कि पुलिस के वेतन और पारिश्रमिक में सुधार किया जाना चाहिए। इसे सैन्य बलों के वेतन के अनुरूप अधिक न्याय संगत बनाया जाना चाहिए। 1892 में प्रांतीय सिविल सेवा बनाई गई। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रणाली के कामकाज को देखने के लिए पुलिस द्वारा दी जाने वाली यातनाओं को रोकने, पुलिस पर बेहतर मजिस्ट्रेट पर्यवेक्षण और अन्य संबंध मामलों के लिए प्रभावी उपाय सुझाने के वास्ते एक और आयोग का गठन किया था। आयोग पुलिस के कामकाज के लिए काफ़ी आलोचनात्मक था। हालांकि उसने पुलिस प्रणाली में किसी भी बड़े संरचनात्मक सुधार की सिफारिश नहीं की। इसने सिफारिश की कि शिक्षित भारतीयों को अधिकारी स्तर पर पुलिस संगठन में भर्ती किया जाए। 1902 में विशेष रूप से भारतीय अधिकारियों के लिए एक नया रैंक पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया था, जो कि अधीक्षक से एक रैंक नीचे था। जैसे जैसे समय बीतता गया, पुलिस सेवा का भारतीयकरण होता गया। 1920 में भारतीयों को एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भारतीय पुलिस के उच्च पदों में प्रवेश करने की अनुमति दी गई, जो कि भारत के साथ साथ इंग्लैंड में भी आयोजित की जाती थी। 1924 में ली आयोग का गठन किया गया, जिसके माध्यम से भर्ती निश्चित रूप से भारतीयों के पक्ष में हो गई। पुलिस सेवा का भारतीयकरण बहुत धीमी गति से जारी रहा। हालांकि 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत के दौरान किए गए पुलिस सुधारों ने एक समान और उच्च श्रेणीबद्ध पुलिस का निर्माण किया, जिसे औपनिवेशिक सरकार की जरूरतों के अनुरूप बनाया गया था। 20वीं शताब्दी में जैसे जैसे राष्ट्रवादी आंदोलन ने गति और उग्रता हासिल की, भारतीय पुलिस का इस्तेमाल इन आंदोलन को दबाने और नियंत्रित करने के लिए किया जाने लगा। यह भारतीय पुलिस के लिए बड़ी दुविधा थी, क्योंकि भारतीयों के खिलाफ भारतीयों का बड़ी चतुराई से इस्तेमाल किया गया। यह परीक्षा का कष्टदायक समय था। 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने प्रशासनिक और पुलिस ढांचे का निर्माण मुख्य रूप से अंग्रेजों की स्थापना के आधार पर किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी में पुलिस का इतिहास विजयनगर साम्राज्य के ऐतिहासिक साक्ष्यों से समझा जा सकता है। दक्षिण भारत में केवल एक विकसित पुलिस व्यवस्था थी। कवलकर मूल रूप से सरकार में नियुक्त व्यक्ति थे, जिन्होंने स्थानीय सहायक के रूप में भी काम किया। वे तालियारियों के विपरीत कई गांवों के लिए जिम्मेदार थे और उन्हें संरक्षण के रूप में किए गए कार्य के लिए सुरक्षा शुल्क कबल लेने का अधिकार था। वे इसे डाकू पुलिस की भूमिका मानकर हिंसक और भ्रष्ट हो गए। मद्रास एक बहुत बड़ा प्रांत था और यह क्षेत्र यूरोपीय अधिकारियों की निगरानी में था, लेकिन यह पर्याप्त नहीं थी। स्थानीय स्वदेशी पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की लगातार शिकायतें मिलती थी। मद्रास प्रेसिडेंसी के कई आंतरिक जिलों के दूर दराज में होने से भी कई समस्याएं पैदा हुई। व्यापार और संपत्ति के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने और राजस्व के लिए निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए प्रांत में मौजूदा पुलिस प्रशासन की विफलता का एक अंतर्निहित एहसास था। 1859 के मद्रास पुलिस अधिनियम ने निहत्थी पुलिस को पुलिस के सशस्त्र वर्गों से अलग कर दिया। इस प्रकार बल की दो अलग अलग शाखाओं में कर्मियों का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता था। अधिनियम की एक अन्य प्रमुख विशेषता प्रांतीय राज्य संरचना के साथ पुलिस बल का पूर्ण एकीकरण था। पुलिस अखिल भारतीय आधार के बजाय प्रांतीय आधार पर गठित की गई थी। यह महसूस किया गया था कि मद्रास प्रेसिडेंसी व्यापक क्षेत्रीय विविधताओं के साथ विशाल थी, जिससे एक ही केंद्र से पुलिस के काम की निगरानी करना असंभव हो गया था। इस अधिनियम के माध्यम से पर्यवेक्षण और नियंत्रण के 3 स्तरों को अधिनियमित किया गया। एक पुलिस विभाग पर नागरिक प्रशासन की निगरानी, दूसरा भारतीय अधीनस्थों पर यूरोपीय अधिकारियों का पर्यवेक्षण, तीसरा शीर्ष पर अधीक्षण के बीच एक कठोर पदानुक्रमित विभाजन, मध्य में निरीक्षणालय और सबसे नीचे कांस्टेबलरी। मुख्य सचिवालय से मद्रास प्रांत में पुलिस के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम किया। जिला स्तर पर पुलिस जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर के अधीन थी। 1856 में अधीक्षक के लिए एक पद बनाया गया था, लेकिन जिले में मजिस्ट्रेट को अधीक्षक से बड़ा पद दिया गया था। विशेष पुलिस बल 20वीं सदी में पूरे देश में नए सिरे से और अधिक राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। मौजूदा जिला पुलिस हालांकि समय के साथ विस्तारित हुई, लेकिन यह नियंत्रण लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
इसलिए सशस्त्र प्रहारक बलों का गठन करने का निर्णय लिया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी में ऐसे दो प्रमुख बलों का गठन किया गया था, मालाबार विशेष बल और पूर्व तट विशेष बल। दोनों बल विशेष सुप्रशिक्षित अनुशासित कर्मियों और नवीनतम हथियारों से लैस थे। उन्हें आज के अर्धसैनिक बलों का अग्रदूत कहा जा सकता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रसार और आक्रामकता के साथ 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ सरकार को मजबूरन पुलिस रिजर्व के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की ताकत बढ़ानी पड़ी। पुलिस सुधार। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है। हालांकि भारत सरकार ने सितंबर 2017 में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की छत्र योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। इस योजना के दो कार्यक्षेत्र हैं, पुलिस आधुनिकीकरण और सुरक्षा संबंधी व्यय। इसमें अपराध तथा आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क तथा सिस्टम परियोजना और ई जेल परियोजना जैसी केंद्रीय क्षेत्र की उप योजनाएं शामिल है, जिन्हें सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। सरकार ने वामपंथी उग्रवाद ग्रस्त जिलों के विकास उपाय करने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना भी लागू की है। इसके अतिरिक्त पुलिस वायरलेस और अन्य बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना में राज्य सरकार को उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में सहायता और पुलिस बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए विशेष परियोजनाओं कार्यक्रमों के लिए सहायता की केंद्र प्रायोजित उप योजनाएं भी शामिल है। सुरक्षा संबंधी व्यय की उप योजनाओं के साथ साथ विशेष बुनियादी ढांचा योजना शामिल है। इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, पूर्वोत्तर के क्षेत्रों, जम्मू कश्मीर जैसे विभिन्न इलाकों में आने वाली चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए सरकार की क्षमता को मजबूत करना है, विकास के उपाय कर जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और इन क्षेत्रों में इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में मदद करना है। वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार ने 2015 में राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को मंजूरी दे दी थी। इसमें सुरक्षा, विकास, जनजातियों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करना और अवधारणा प्रबंधन के क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है। नीति और कार्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप वामपंथी उग्रवाद और उससे जुड़ी हिंसा के भौगोलिक प्रसार में कमी आई। ये सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें।